सुप्रभात, नमस्कार, बंदन बच्चों। आज क्लास 11th का इकोनॉमिक्स नवीनतम मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का जो मॉडल पेपर तैयार किया है, आज उसको बताने वाले हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा 11th में 40 मार्क्स का प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आने वाला है, वो भी किस प्रकार का, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। आपके बीच ऑप्शन है मार्शल, पिगू, जे.बी.से या एडम स्मिथ। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में 4 कॉन्सेप्ट दिया गया है, धन संबंधी, दुर्लभता संबंधी, है ना, और कल्याण संबंधी और विकास संबंधी विचारधारा दिया गया है। तो कल्याण संबंधी विचारधारा जो बच्चों, वो मार्शल ने दिया है। कौन दिया है? मार्शल ने दिया है, ठीक है ना। उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र जीवन की साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन बताया है उन्होंने। इसमें इस बात की जांच की जाती है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और किस प्रकार व्यय करता है, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक लिखा है। उस किताब में जो है कल्याण संबंधी विचारधारा उन्होंने दिया था। जहां तक हम लोग इस एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया है, धन संबंधी विचारधारा दिया था। कौन संबंधी? धन संबंधी, यानी इनका कहना था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, कब? 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, या द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और ये जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। साथ ही ये क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो है किताब कौन लिखा है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट, दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक्स में 4 कॉन्सेप्ट दिया गया है। कितने कॉन्सेप्ट? 4 कॉन्सेप्ट। धन संबंधी कौन दिया है? एडम स्मिथ दिया है। दुर्लभता संबंधी कौन दिया है? तो रॉबिन्स दिया है। अगर हम लोग कल्याण संबंधी विचारधारा बोले तो मार्शल दिया है, और विकास संबंधी विचारधारा बोले तो पॉल सैमुअल्सन ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्लभता संबंधी अगर बात कर रहा है तो एडम स्मिथ तो धन संबंधी विचारधारा दिया है, मार्शल तो कल्याण संबंधी विचारधारा दिया है, और पीगू का तो विचारधारा, इसमें कोई विचारधारा नहीं दिए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा द, रॉबिन्स ने दिया था। स्केरसिटी कॉन्सेप्ट जो है कौन दिया है? तो आपका रॉबिन्स दिया है, ठीक है। इसका पूरा नाम जानते हैं? लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधी विचारधारा रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स जो है एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। कैसा अर्थशास्त्री? तो ब्रिटिश, ठीक है ना। रॉबिन्स ने 1932 में, कब? तो 1900 जो है 32 ईस्वी में जो है प्रकाशित अपनी पुस्तक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। और यही किताब में जो है दुर्लभता संबंधी विचारधारा उन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ। अभी मैंने बताया कि इन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया है, धन संबंधी विचारधारा दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट बा ऑप्शन है जेबी से, मार्शल और सैमुअल्सन। तो विकास संबंधी जो विचारधारा दिया है वो पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। कौन दिया है? पॉल सैमुअल्सन। इनका क्या कहना है कि एक निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा विकास की एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति को ही क्या कहा जाता है? तो विकास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों कि सांख्यिकी से अभिप्राय है। सांख्यिकी से अभिप्राय है, तो सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी को जानते हैं। सांख्यिकी का जनक जो है बच्चों, गॉटफ्राइड आकेनवाल को माना जाता है। किनको माना जाता है? तो गॉटफ्राइड आकेनवाल, ठीक है।
ये जो है सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, गॉडफ्राई डाकेनर। लेकिन अगर हम लोग भारतीय सांख्यिकी की बात करें तो यहाँ जो है पीसी महालनोबिस होगा। क्या होगा? पीसी महालनोबिस। अब आगे बात करते हैं, सांख्यिकी से अभिप्राय है समंक, सांख्यिकी विधियां से, और ये दोनों से, यानी तो ये बच्चों दोनों से होगा, बिना डेटा का, ठीक है, और बिना स्टैटिस्टिकल मेथड का सांख्यिकी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब डेटा भी वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा उसको कहते हैं जब कोई समंक करता या इन्वेस्टिगेटर खुद से घटना का डेटा खुद अपने डायरी में लिखता है तो उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। लेकिन जब कोई हम पेपर के माध्यम से, किताब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बोला है कि सारणी के प्रारूप यानी पैटर्न यानी टेबल, फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज अ सारणी संख्या, शीर्षक, स में है मुख्य टिप्पणी और द में है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। अब आगे 6 क्वेश्चन में कहता है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, बोथ या नन ऑफ दिस, तो बोथ होगा। इसको सिंगुलर में भी लिया जाता है और प्लूरल में भी लिया जाता है, इंडिविजुअल भी लिया जाता है और कंटिन्यूअस सीरीज भी लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका स हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छी प्रश्नावली का गुण है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक अच्छी प्रश्नावली का गुण क्या है? सही क्रम में एकदम बिल्कुल होना चाहिए, सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, सही कथन होना यानी सही स्थान होना चाहिए, यानी सीक्वेंस के आधार पर प्रश्न किया जाना चाहिए और उसका स्थान कैसा होना चाहिए? एकदम निश्चित होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रश्न छोटे और स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो है कोई भी जो है ओरल में अच्छा से जवाब दे सकता है। तो कहीं ना कहीं उपर्युक्त सभी होना चाहिए। एक अच्छा प्रश्नावली का गुण जो है सही क्रम, सही स्थान, प्रश्न छोटे और स्पष्ट होना चाहिए, तो उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर या गणनाकार कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, सरल, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों का सीमित संख्या, इनमें से सभी होगा। प्रश्न भी एक निश्चित होना चाहिए कि हाँ भाई इतना प्रश्न पूछा जा रहा है, और उनमें से भी लिमिटेशन होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए 6 प्रश्न है तो उनमें से कोई 5 लिखिए, अगर 10 है तो बोलेगा कि 8 लिखिए, इस टाइप का। तो प्रश्नों की संख्या कैसा होनी चाहिए? सीमित होना चाहिए, उचित क्रम में होना चाहिए, पहले अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना। तो इस तरह जो है प्रश्नों का क्या होना चाहिए? उचित क्रम होना चाहिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा आधारित होता है। अच्छा, एक न्याय दर्श क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। पहले दैव निदर्शन पर या स्तरित निदर्शन पर या समूह निदर्शन पर या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप कोई सामान खरीदारी करने जाते हैं, मान लीजिए हम चावल खरीदारी करने जाते हैं और बहुत तरह का वेराइटी का चावल का जो है बोरी लगा हुआ रहता है, तो रैंडमली क्या करता है कि यहाँ से थोड़ी सी मात्रा आपको हाथ में दे देगा, यानी सभी बोरी का 4-5 बोरी है तो चारों से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएगा। तो इसको रैंडमली मतलब तुरंत ही निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, इसी को कहा जाता है रैंडम सैंपलिंग। सैंपल के रूप में पूरा बोरा नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि आपको उस बोरी से थोड़ी सी मात्रा निकाल करके हाथ में देगा, उसको देखना है, तो उसी को रैंडमली या रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। सैंपल के रूप में आपको दिखाया जाता है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा आधारित होता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। पूरा बोरी नहीं दिखाई देगी, बल्कि क्या है कि बोरी में थोड़ी सी चावल आपको दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि लॉटरी विधि। देखिए लॉटरी विधि भी उसी तरह का होता है। लॉटरी जब पुराने जमाने में या प्राचीन काल में खिलाया जाता था तो उसमें क्या किया जाता था कि हाड़िया में जो है बहुत सारे टिकट को रखा जाता था और उस बच्चे को बिना देखे उसमें से एक को निकालना होता था। तो रैंडमली सैंपल के रूप में एक ठो निकाला जाता था और उसमें जो है दूसरे हांडे में क्या रहता था कि उसका जो है जीरो या प्राइज की संख्या लिखी हुई रहती थी या प्राइज का नाम लिखा हुआ रहता था। तो दो व्यक्ति आपस में निकालते हैं रैंडमली,
तो रेंडमली का मतलब है कि उनमें से एक निकाला जाता है, ठीक है ना। तो लॉटरी विधि जो है आपका जो है आ होगा, ठीक है। ये जो होगा रैंडम सैंपलिंग के द्वारा जो है लॉटरी विधि का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है। यानी बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है रेंडमली जब निकाला जाता है उनमें से लागू नहीं होता है। तो आपके बीच ऑप्शन है प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र या पर्याप्तता या समग्र इकाइयां। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जब भी लॉटरी हो या फिर रैंडमली सैम्पलिंग विधि हो तो कभी भी पूरा नहीं, समग्र यानी कह सकते हैं एग्रीगेट नहीं दिखाया जाता, यानी एक के बार सब नहीं दिखाया जाता, बल्कि वन बाय वन जो है उसको दिखाया जाता है, सैंपल के रूप में दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रतिदर्श का आवश्यक गुण ये नहीं है, ठीक है। ये जो जो है समग्र इकाई, एक ही बार सब नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि पूरा बोरा आपको एक एक दाना नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि सैंपल के रूप में जो है थोड़ी सी मात्रा जो है आपके हाथों में या फिर कोई बर्तन में आपको दिखाया जाएगा। पूरा समग्र यानी पूरा बोरी नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो है प्रतिदर्श का आवश्यक गुण कौन नहीं है, तो समग्र इकाई। समग्र इकाई का मतलब है पूरी बोरी या पूरा समूह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, कलकत्ता में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में है, ठीक है। अब अगर हम लोग भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका पूरा नाम है। और उन्होंने जो है उनको भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो है जनक के रूप में माना जाता है। अगर हम लोग पीसी महालनोबिस की जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 29 जून को हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1893 को जो है उनका जन्म हुआ। और 29 जून को ही भारतीय सांख्यिकी का जो है एक दिवस मनाई जाती है, सांख्यिकी दिवस जो मनाई जाती है 29 जून को ही। किनके जन्मदिन पर? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो है जन्मदिन पर ही जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो हुई थी, अगर हम लोग संस्थान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 17 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर को। कब? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 को जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना हुआ था। कौन किया था? पीसी महालनोबिस किया था। पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? 29 जून 1893 को। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और सांख्यिकी संस्थान कहाँ है बच्चों? तो है कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी महालनोबिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ दिया है। बोला कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन है? तो वह एक अर्थशास्त्री है बच्चों। क्या है वो? अर्थशास्त्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि एनएसएस यानी उसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना बच्चों 1950 में। और इसका भी स्थापना में जो है पीसी महालनोबिस का, किसका? पीसी यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और इसका जो है काम, ये जो है भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने का जो है वाला जो है सबसे बड़ा जो है संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ये क्या करता है? तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, ठीक है। यहाँ पर 16 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा चर खंडित है यानी डिस्क्रीट में है? तो बोला कि वजन, ऊंचाई या छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की संख्या को जो है वो खंडित में दिखाया जाता है, वेरिएबल, और डिस्क्रीट में दिखाया जाता है। किसमें? देखिए सांख्यिकी में 3 सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में ही जो है छात्रों की संख्या के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये बड़ा वर्गीकरण सारणियन का आधार है। क्या है आधार? तो आपका यहाँ तो पढ़ने से पता चल जाता है कि आधार, देखिए जब भी
कोई सामान एक जगह रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसका पर्टिकुलर जो है कह सकते हैं कि उसका आकार आयतन के हिसाब से अलग अलग जो है या गुण के आधार पर वो लोग अलग अलग हम लोग करते जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करते जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप टेबुलेशन जब भी बनाते हैं तो टेबुलेशन बनाते हैं किसके आधार पर, तो क्लासिफिकेशन के आधार पर। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे को हम अगर टेबुलेशन करना है तो उसको क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। केवल 0 से 5 साल का बच्चा अलग, 5 यानी 6 से लेकर 10 साल का बच्चा अलग, फिर क्या है कि 11 से लेकर के 15 साल का बच्चा अलग। तो इस तरह हम लोग छांटते चले जाते हैं कि 0 से 5 के कितने बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं, या 6 से 10 वर्ष के बच्चे कितने हैं, तो 15 बच्चे। इस तरह का अगर हम लोग करते हैं उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बिना क्लासिफिकेशन का आप टेबुलेशन नहीं कर सकते, उसका आधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो आपके बीच है संकलन, विचरण, वर्गीकरण और निजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन। में भी मैंने कहा कि किसी को भी जो है कह सकते हैं समानता के आधार पर अगर रखते हैं तो मैंने भी कहा कि 0 से 5 रख लीजिए या 5 से 10 रख लीजिए, 10 से 15 रख लीजिए। तो इस तरह जो है हम लोग बच्चों की उम्र जो है सेटअप करते हैं या अलग अलग दिखाते हैं। बच्चों की संख्या सब एक जगह है लेकिन हम लोग उसको अलग अलग छांट करके लिखते हैं कि 0 से 5 वाला को अलग रखो, 5 से 10 वाले को अलग रखो, 10 से 15 वाले को अलग रखो। तो इस तरह अलग अलग अगर हम लोग रख रहे हैं तो उसी को तो क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके समानता या विशेषता के आधार पर अलग अलग हम लोग रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सारणीयन का आधार है, क्या है, बड़ा की वर्गीकरण है, तालिका है, आंकड़ा है या इनमें से कोई नहीं। बच्चों एक ही क्वेश्चन को जो है रिपीट कर रहा है, सारणियन सारणियन, और उसका एक ही आंसर होगा, वो क्लासिफिकेशन होगा। क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है हम लोग टेबुलेशन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं, क्लास इंटरवल तैयार करते हैं। 20 क्वेश्चन में देखते हैं, सारणियन की सहायता से समंकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। जैसे हम लोग कोई भी टेबल को देखें, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एक तरफ रहता है क्लास इंटरवल और एक तरफ रहता है फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ 0 से 5 है, 5 से 10 है ना, या 2 4 इस टाइप का लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग एक बार देखते हैं, वह अस्थायी रूप से हमारे माइंड में रहता है, ठीक है, परमानेंट नहीं हो जाता है, यानी अस्थायी रूप से वो याद नहीं रहता। कोई भी क्वेश्चन अस्थायी रूप से याद रह सकता है क्या, नहीं, कुछ समय के लिए जो है वो याद रहता है, यानी टेम्पररी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आते हैं, सारणी के प्रारूप है सारणी संख्या, शीर्षक, मुख्य टिप्पणी या उपर्युक्त में से सभी। तो जब भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल तैयार करते हैं या उसको शेड्यूल बनाते हैं, तो शेड्यूल में क्या होता है कि पूरा हमारा कह सकते हैं कि टेबल नंबर भी रहता है, टेबल नंबर रहता है यहाँ पर। उसके बाद शीर्षक ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि हम फ्रीक्वेंसी शेड्यूल बना रहे हैं या फिर प्राइस शेड्यूल बना रहे हैं, उसका टाइटल लिखा हुआ रहता है। मुख्य टिप्पणी टेबल बनाने के बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका विस्तार रूप से लिखा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। देखिए जब भी हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट क्या होता है, एक सरल रेखा अगर हम लोग खींचते हैं, इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर या कहिए केंद्र बिंदु के ऊपर 180 डिग्री का होता है और नीचे भी 180 डिग्री का होता है। तो 180 को मिला देंगे तो ये सर्कल बन जा रहा है। तो सर्कल इसीलिए जो है 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, तो 360 डिग्री का। तो पाई चार्ट का कुल कोण जो हो जाएगा वो आपका 360 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है। अब बोल रहा है कि संकलन, व्यवस्थितीकरण या प्रस्तुतिकरण या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी हम लोग आंकड़ा को चित्र में द्वारा दिखाते हैं, एक डेटा दिखाते हैं इस तरह, ठीक है ना। अगर हम लोग जिस समय डेटा दिखाते हैं तो उसमें डेटा में हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे इस डेटा को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इधर जो दिखाया है वो क्लास इंटरवल के रूप में एक्स एक्सिस में जो है, और वाई एक्सिस में जो है हम फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं।
0 से 10 साल का बच्चा कितना है, तो 5, यानी कह सकते हैं कि 0 से 5 के जो अंदर आता है, या 0 से 10 के अंदर कितने बच्चे हैं, तो 5। फिर 10 से 20, या कह सकते हैं 0 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, या 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, तो 10। इस तरह जो अगर दिखाया हुआ रहता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि द्विबीमा चित्र भी कहलाता है, या कहते हैं, या कहलाते हैं। द्विबीमा चित्र भी कहलाते हैं क्या, क्षेत्रफल चित्र, आवर्ती आयत चित्र, आवर्ती बहुभुज, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल चित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर मासिक व्यय से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र है। तो आप इसको देखिए, इस सर्कल को देखिए, इसको पाई चार्ट कहा जाता है। अगर आप फूड में कितना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में कितना कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, रेंट कितना कर रहे हैं, क्लोथ में कितना खर्च कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, तो इसको जो है आसानी से हम पाई डायग्राम के माध्यम से जो है हम दिखा सकते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा पाई चार्ट। क्या होगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन में बोलता है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। आपको मैं चरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, या ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो 4 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। किसी ग्राफ पेपर के कितने चरण होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 27 में बोल रहा है कि ओजाय वक्र का दूसरा नाम क्या है, संचयावर्ती वक्र, बहुगुणी दंड चित्र, आवर्ती आयत चित्र, या आवर्ती बहुभुज। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अ, संचय आवर्ती वक्र कहा जाता है। ओजाय वक्र को क्या कहा जाता है, संचय आवर्ती वक्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन अ होगा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि संचय आवर्ती होता क्या है। यानी संचय के मतलब तो होता है आपका क्युमुलेटिव, और आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, वक्र के मतलब हो गया कर्व। ठीक है, और संचय आवर्ती वक्र क्या है, तो ये एक किसी निश्चित अवधि में किसी घटना की आवर्ती को दर्शाने वाला एक आरेख होता है। इसे ओजाय वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह ओजाय को ही संचय आवर्ती वक्र कहा जाता है। संचय आवर्ती वक्र का जो इस्तेमाल किसी घटना से जुड़े आंकड़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। अगर इस टाइप का जो है, अगर आपको डायग्राम अगर दिखाई जा रहा है, तो इसी को ओगिव कर्व कहा जाता है, संचय आवर्ती वक्र कहा जाता है। ठीक है ना। 28 क्वेश्चन में है कि आवर्ती वितरण के ग्राफ को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्ती आयत चित्र कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो देखिए जहां पर आवर्ती वितरण की बात है, तो चित्र के द्वारा दिखाया जाता है ना, जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इसको भी आप ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, एक दूसरे से जब सटा हुआ रहेगा तो उसको आवर्ती आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहा जाता है। और अगर अलग अलग सेपरेट में दिखाया जाता तो उसको सिंपल डायग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा सब, तो उसको आवर्ती आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहा जाता है। ठीक है, 29 क्वेश्चन में देखते हैं कि आयत चित्र किस श्रृंखला के आवर्ती वितरणों को रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। तो बच्चों जानिए, जब भी आयत चित्र बनाते हैं ना, तो जब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचय आवर्ती। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, यहाँ 2, 5, 2 दिया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, CF, तो पहला डिजिट वही रहता है। इसको 2, 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो इसको जो है इस रूप में अगर रहेगा तभी आप जो है आयत चित्र बना सकते हैं। और ये कौन सीरीज का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूअस सीरीज का है। ठीक है, कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतत श्रृंखला या कंटिन्यूअस सीरीज। हालांकि इकोनॉमिक्स में 3 सीरीज होता है,
पहला सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा क्या है कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो स्टैटिक्स में या सांख्यिकी में 3 सीरीज होता है, 3 सीरीज के अलावा कोई और चौथा सीरीज नहीं होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग आयत चित्र बनाए या ओगिव बनाए, है ना, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए, तो उसको क्या है सतत श्रृंखला द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 30 क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य निकालिए, यानी अर्थमेटिक में निकालिए। तो सभी को जोड़िए पहले। 9, 7, 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो 25 हो गया, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ देखिए गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। आपका आंसर होगा 5, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपको पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ 31 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कितना इजी है। और एक समांतर माध्य का सूत्र क्या है, तो देखिए एन स्क्वायर बाय सिग्मा एक्स, ये नहीं है। सिग्मा एक्स प्लस एन, ये भी नहीं है। सिग्मा एक्स बाय एन, तो ये आंसर आपका सही है। बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका सा जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। ये 31 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।